दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी का क्या होगा? क्या वाकई में खतरे में है? अब चली जाएगी कुर्सी? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अच्छी खासी जिम्मेदारी दी गई महाराष्ट्र के चुनाव में, लेकिन इन सब के बावजूद भी योगी की कुर्सी इतना बड़ा मुद्दा है कि लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से महाराष्ट्र तक गूंजा और अब वापस दिल्ली हो आया है। अब दिल्ली के हाथ में है ये फैसला कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी का क्या होगा। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि भाई चुनाव के बाद जो है वो योगी की कुर्सी चली जाएगी। अखिलेश यादव ने ये बात पहली बार उन्होंने कही हो ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद ये कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले योगी की कुर्सी जाएगी। अगर दिल्ली के पास अच्छे नंबर आ गए, दिल्ली मतलब मैं मोदी जी की बात कर रही हूं, अगर दिल्ली के पास अच्छे नंबर आ गए तो फिर योगी की कुर्सी चली जाएगी। दिल्ली के पास अच्छे नंबर नहीं आए, योगी की कुर्सी भी किसी तरह से इधर उधर लचर मचर करते हुए बच गई। लेकिन लचर मचर की परिस्थिति जो थी वो आप और हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा हवाई है ये किले। ये सच रहा है किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आकर के बैठे रहे, अमित शाह से मिलते रहे और बड़ी ही दबी आवाज में लखनऊ भी चले गए और वहां जाकर के भी पूरी रिपोर्ट दिल्ली तक भेजते रहे। बहुत कुछ सिलसिला चला। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने तो जैसे योगी की मौजूदगी को पूरी तरह से भुला ही दिया, जैसे कि उन्होंने मान लिया कि अब योगी नहीं तो हम ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों उप मुख्यमंत्री नंबर 2 पर बैठे ये दोनों लोग ये इंतजार करते रहे कि योगी कब विदाई होगी, लेकिन योगी की विदाई नहीं हुई। अब भी यही सवाल साफ खड़ा है। उत्तर प्रदेश में बहुत लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि योगी की विदाई कब होगी, और इस बात का जिक्र अगर केजरीवाल ने किया था तो वो भी सही निकला था। किसी तरह से योगी ने अपनी कुर्सी यहां बचाई। इसमें एक बहुत बड़ा राज है दोस्तों। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने हमें ये जानकारी दी थी, ये चर्चा हमारे साथ साझा की थी। उनका ये कहना है कि योगी की कुर्सी नहीं गई, बची रही, इसके पीछे खुद मोदी जो है वो वजह है। आप सोचेंगे मोदी कैसे वजह हो सकते हैं? मोदी तो खुद उनकी कुर्सी लेना चाहते हैं। दरअसल मोदी नहीं, अमित शाह उनकी कुर्सी लेना चाहते हैं। अमित शाह की नजर उस पर इस तरह से लगी हुई है, सिर्फ योगी की कुर्सी नहीं, उनके ही बराबर के कई और नेता हैं जिनकी कुर्सी की टांगे तोड़ के रखना चाहते हैं अमित शाह। वो नहीं चाहते कि वो ठीक से उस पर मजबूती से बैठे रहे और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अमित शाह खुद एक मजबूत सोफे पे बैठना चाहते हैं। कुछ इस तरह से समझ लीजिए। बड़ा सवाल ये है कि अमित शाह यहाँ पर योगी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, तो चलिए ठीक। मोदी जी क्यों चाह रहे हैं, अब इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ। तो जो वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने हमें ये बताया था कि कैसे जब लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम अंतर से मोदी जी की सीट बची थी बनारस में, वाराणसी में जब चुनाव के परिणाम निकल के आ रहे थे तो ये बड़ी हैरानी वाली बात थी। नरेंद्र मोदी 2014 से 2019 में बढ़िया चुनाव जीतकर उभर कर सामने आए। मोदी का मैजिक, मोदी की हवा, ना जाने क्या क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ और थी। यहाँ पर मोदी के लिए कुर्सी को बचाना मुश्किल हो गया था, अपनी लोकसभा की कुर्सी को बचाना मुश्किल हो गया था। अमेठी में स्मृति ईरानी तो बहुत बुरी तरह से मुंह खा रही थी, और ऐसे में मोदी जी जो है उनको पता था कि उनकी भी तस्वीर जो है वो वाराणसी में बहुत मजबूत नहीं है, तो वो ऐसी सीटों पर तो प्रचार करने गए ही नहीं जहां पर मामला खतरे वाला था, यानी कि अमेठी जैसी सीटों पर उन्होंने अपनी सीट पर जोर लगाया। अपनी सीट में अजय राय को हराने के लिए उन्हें इस बार मशक्कत करनी पड़ी। अजय राय कई जगह पर आगे निकलने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि परिस्थितियां जो है वो नरेंद्र मोदी को इसी लोकसभा चुनाव से बाहर कर देंगी, लेकिन वो बच गए। अब जानते हैं किसने बचाया? उनको बचाया योगी जी ने। कहते हैं कि योगी वहां पर बैठे रहे, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत जोर लगाया। भले ही उत्तर प्रदेश में नंबर कम हो गए हों, लेकिन एक सीट ऐसी थी जो तमाम नंबर पर बीजेपी में योगी के लिए वरदान साबित हो गई, और वो थी वाराणसी की सीट। नरेंद्र मोदी को बचाकर, दिल्ली पहुंचाकर
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर योगी के हाथ में रसगुल्ले आ गए। यहां पर योगी के पास तस्वीर ऐसी हो गई सामने कि अब उनकी कुर्सी को खतरा नहीं। अमित शाह ने बहुत जोर लगाया, फिर भी उनकी कुर्सी खतरे में नहीं आई। आपने ध्यान दिया होगा कि नरेंद्र मोदी ने एक बार भी योगी को तलब उस तरह से किया ही नहीं। चुनाव से पहले भी अमित शाह ने तलब किया था कि आइए भाई, आप बात जो टिकट बंटवारे की बात है उसमें आप क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें थी। अब चुनाव के बाद में योगी ने ये ठीक रहा, पूरी तरह से दिल्ली पर फोड़ दिया कि 37 सीटों पर जहां पर डैमेज हुआ है, जो मैंने कहा वहां मेरी चली नहीं। और यानी कि चुनाव में टिकट बांटने का काम किसके पास था? अमित शाह के पास। चाणक्य बुद्धि उनकी, तो उन्होंने इस बुद्धि में जो काम किया, उनकी बुद्धि में इस वक्त योगी जी अनफिट है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी उनके लिए भले ही अनफिट रहे हों, लेकिन यहां पर योगी जी मोदी के लिए एब्सोल्यूट फिट थे। यहां पर मोदी ने योगी की कुर्सी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अमित शाह के साथ बैर नहीं कर सकते थे। अमित शाह उनके पुराने राजदार हैं, उस वक्त के जब उनके ऊपर ये आरोप लगते थे कि वो जासूसी करते हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले की परिस्थितियों के भी राजदार हैं। तमाम तरह की ऐसी परिस्थितियां हैं जब अमित शाह के पास प्रधानमंत्री बनने के सपने तक जाने वाली सीढ़ियां उन्हें दिखने लगी, वहां वो पांव रखने लगे। और वहीं पर अगर मोदी उनके रास्ते में आए तो ये अमित शाह को कैसे ही स्वीकार होगा। यहां पर ये दोनों की जोड़ी में किसी एक व्यक्ति का साथ योगी को भले ही मिलता रहा, किसी तरह से कुर्सी बची रही। किसी तरह से मोदी जी ने योगी जी की कुर्सी को महाराष्ट्र के चुनाव तक बचा लिया, लेकिन इसके आगे मामला फंसने लगा। अखिलेश यादव को जो जानकारी मिली वो पूरी तरह से उन तथ्यों पर आधारित है जो कि दिल्ली में घट रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में खूब हलचल तेज है। हर मंच पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह से इन बातों को दोहराते रहे, बार बार बोलते रहे कि भाई दिसंबर में योगी जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी, तो अब कुछ दिनों में फैसला साफ हो जाएगा। अखिलेश यादव अपने प्रचार में लगातार इसी बात को बोलते रहे और लोगों को बताते रहे कि भैया आप कुछ भी कर लीजिए, वो तो अपनी अंदरूनी कुर्सी तक नहीं बचा पा रहे हैं। अंदरूनी सूत्रों की माने तो भाजपा नेतृत्व, खासकर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह योगी से असंतुष्ट हैं। ये बात चुनाव प्रचार में चलती रही। महाराष्ट्र चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी। अब वक्त आ चुका है। अमित शाह की योजना कथित तौर पर योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की है। ये बात सबके सामने जग जाहिर हो चुकी है, लेकिन मामला इतना भी आसान नहीं है। एक बड़ा सस्पेंस फैक्टर है योगी के पक्ष में, जो मैंने आपको बताया, और वो है 2024 का लोकसभा चुनाव। राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी कहानी है ये। इस कहानी का लबो लबाव आपको मैं बता चुकी हूं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी कहानी जो शायद ही जनता के बीच चर्चा का विषय बनी हो। सूत्र बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर खतरा मंडरा रहा था। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने वाराणसी में जातिगत समीकरणों को स्थानीय मुद्दों के जरिए मोदी को घेरने की पूरी योजना बना ली थी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रभाव से, अपने रणनीतिक दबाव का इस्तेमाल करते हुए वाराणसी में भाजपा की स्थिति को मजबूत करने की पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगा दिया। ये दावा किया जा रहा था कि अगर योगी ने वाराणसी में हस्तक्षेप ना किया होता तो पीएम मोदी वहां से हार जाते, और अगर वो हार जाते तो सोचिए क्या होता। यही कारण है कि पार्टी हाईकमान, विशेषकर मोदी, योगी के खिलाफ जाने से हिचकिचा रहे हैं। और बात इतनी नाजुक है कि कोई ही इसकी चर्चा करता है, कोई नहीं करता है। अमित शाह का राजनीति में अनुशासन और रणनीति पर जो जोर है, योगी आदित्यनाथ जो अपने स्वतंत्र निर्णय और हिंदुत्व के चेहरे के रूप में काम करते हैं, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक चुनौती बन गए हैं। शाह के लिए ये ऐसी चुनौती है जिसको वो किसी भी वक्त खत्म करना चाहते हैं। योगी की स्वतंत्र छवि पार्टी की संरचना के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। ऐसा अमित शाह के लिए अब लोगों तक पहुंचने लगा है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे योगी की कुर्सी पर सीधा असर डाल सकते हैं। योगी की रणनीति कट्टर हिंदुत्व और विकास का कॉम्बिनेशन। योगी आदित्यनाथ ने चुनावी अभियान में हिंदुत्व के एजेंडे को केंद्र में रख दिया। बटेंगे तो कटेंगे करके बात उन्होंने फैला दी।
और ये बात इतनी बढ़ गई कि नरेंद्र मोदी का एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे भी इसके आगे ठंडा पड़ गया। इसके अंदर एक एग्रेशन था, काफी ज्यादा अटैकिंग मोड में। बटेंगे तो कटेंगे जो जनता सुनना चाहती है, जो हिंदुत्व के झंडे को लेकर चलना चाहती है। भले ही अयोध्या फ्लॉप रहा इनका, अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विकास के कई प्रोजेक्ट चुनावी हथियार बनाने की कोशिश की। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी अब मुख्यमंत्री रहेंगे? अब सबसे बड़ा सवाल यही है। योगी की लोकप्रियता भाजपा के भीतर और बाहर दोनों जगह पे बनी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन काफी हद तक योगी की छवि पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी का संबंध खासकर वाराणसी सीट बचाने के कारण उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी की अनुशासन नीति योगी के लिए खतरा बन चुकी है। महाराष्ट्र चुनाव में अगर भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा तो योगी पर दबाव बढ़ सकता है। भाजपा नेतृत्व योगी की स्वतंत्र छवि को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेगा। जनता की राय दोनों ही पक्षों में बटी हुई है। योगी जी ने अपराधियों पर सख्ती दिखाई, उनके शासन में विकास की तेजी हुई, ऐसा उनके समर्थक सोचते हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर योगी सरकार विफल रही, हिंदुत्व के नाम पर जनता को भटका रही है, ये उनके विरोधी सोचते हैं। बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर योगी को बचाने वाली जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा फंसती दिखाई दे रही हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए स्थितियां यहाँ पर इस तरह की हो गई हैं कि अब उनको कोई बचाने की अगर कोशिश कर सकता है महाराष्ट्र चुनाव के बाद में, तो वो खुद आरएसएस है। आरएसएस पहले भी उनके लिए कई बार वरदान बनकर आई है। दोनों बार जब उनको ये कुर्सी मिली तो उन परिस्थितियों में भी आरएसएस ने ही उनका साथ दिया। आरएसएस ने उनकी इतनी मदद की कि जब वो दिल्ली आते थे और लोग हैरान हो जाते थे, जब उत्तर प्रदेश से तमाम नेता दिल्ली में मोदी और अमित शाह के सामने नतमस्तक रहते थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, उस वक्त में अचानक से योगी के नाम की घोषणा हो जाती थी। इसी तरह से योगी ने कई बार अपने दुश्मनों के गाल को थपड़ाया है। बड़ा सवाल यह है कि योगी क्या इस बार इस घेरे में फंस जाएंगे? योगी की कुर्सी कितनी ज्यादा सुरक्षित है इस चुनाव के बाद, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसी भी दिन योगी की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। जब आप योगी जी की बात करती हैं तो योगी जी का इतिहास समझिए, बैकग्राउंड समझिए। योगी जी शुद्ध हिंदू आधार के ऊपर बने हुए नेता हैं। गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं और इनके जो गुरु थे महंत अवैधनाथ, वो उन्होंने पहली यात्रा निकाली थी राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए। गोरखपुर से शुरू हुई थी और लखनऊ तक आई थी वो। ये आदित्यनाथ जी ने, जो इनके गुरु है महंत अवैधनाथ, उन्होंने ये यात्रा निकाली थी। और उसके बाद अभी हाल फिलहाल एक प्रोग्राम में ये इस बात को स्वीकार भी किया योगी जी ने, आदित्यनाथ जी ने। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि उसके और इनका संघ से कभी कोई रिश्ता रहा नहीं, न अवैधनाथ जी का संघ से कोई रिश्ता रहा। ये लोग अपने हिसाब से हिंदुओं को संगठित करने के लिए उन्होंने एक हिंदू वाहिनी भी बनाई थी। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया और मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, तो योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले ये क्लेम किया कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। उस समय संघ इनके साथ नहीं था, लेकिन योगी जी ने ये धमकी दी कि मेरे 100 सांसद हैं मेरे विचार के और 100 विधायक हैं मेरे विचार के, अगर आप नहीं मुझे बनाएंगे मुख्यमंत्री तो ये 100 विधायक भारतीय जनता पार्टी से सपोर्ट वापस ले लेंगे और फिर हम देखेंगे हमको क्या करना है। ऐसे समय और मोदी जी और शाह साहब, अमित शाह नहीं चाहते थे कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर संघ ने बहुत सावधानी के साथ एडॉप्ट किया बाहर के आदमी को जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है। और वहां से संघ ने योगी जी को ऊपर बढ़ाना शुरू किया।
और सारे देश में धीरे-धीरे हर चुनाव में हिंदू हिंदू अस्मिता का चेहरा उन्होंने बनाया योगी आदित्यनाथ जी को। यहाँ पर यहीं से मोदी जी और अमित शाह को चिंता होने लगी। हर जगह योगी जी को संघ ने चुनाव प्रचार में उतारा, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो। ये अवैधनाथ जी के शिष्य योगी आदित्यनाथ जी, जो गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के महंत है, जो बड़ी गौशाला भी चलाते हैं और जिनका पूर्वांचल में काफी प्रभाव है उनकी हिंदू वाहिनी के कारण। उन्होंने एक तरीके से हिंदू वाहिनी को बाद में बैन किया जब वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन दूसरी तरफ वो हिंदू वाहिनी चल रही है, उसमें उसको चलाने के लिए योगी जी के लोग ही उसके मुखिया हैं और इस समय बकायदा वो चला रहे हैं उसको। अब मैं आता हूँ संघ के दूसरे रिश्ते के साथ। संघ ने जब ये सोचा कि अगर मोदी जी के साथ कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो उनकी जगह पर या मोदी जी की साख खत्म होती है, और ये समझदारी का फैसला था, तो हमको एक चेहरा चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए या प्रचार के लिए। तो प्रधानमंत्री पद के लिए तो नहीं, लेकिन प्रचार के लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को चुना और योगी जी को अभी भी हर जगह ले जा रहे हैं। और योगी जी की तारीफ यह है कि वो जो कुछ नारे देते हैं उस नारों को तुरंत संघ एडॉप्ट कर लेता है, भारतीय जनता पार्टी एडॉप्ट कर लेती है। बटेंगे तो कटेंगे योगी जी का दिया हुआ नारा है, जो उन्होंने अभी झारखंड में मीटिंग हुई वहां भी कहा, और अभी महाराष्ट्र में गए वहां भी उन्होंने कहा। लेकिन मजे की चीज ये है कि इस नारे को लेकर के संघ तो उनके साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो महायुति है महाराष्ट्र में, उसके भीतर एक कमाल का अंतर्विरोध पैदा हुआ। परसों ये कल कहा, परसों कहा था योगी जी ने महाराष्ट्र के लिए, और कल वहां पर शरद पवार के भतीजे अजीत दादा पवार ने इसके ऊपर बाउंस बैक किया और उन्होंने पब्लिकली कहा कि इस तरह की भाषा, शिवाजी महाराज का ये प्रदेश है, ये संभाजी या शाहू जी महाराज का प्रदेश है, ये संत तुकोबा का प्रदेश है। सारे संतों के नाम उन्होंने गिना दिए। ये उनका प्रदेश है, यहाँ पर ये भाषा नहीं चलेगी जो दूसरे प्रदेश वाले लोग आके बोल जाते हैं। दूसरे प्रदेश का कौन आदमी आया वहां पे? योगी जी। तो उसको लेकर के मेरे अजीत दादा पवार ने, जो जो सगे भतीजे हैं शरद पवार के, उन्होंने पहला हमला किया। और कल दूसरा हमला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने किया। शिंदे ने कहा यही बात जो अजीत दादा पवार ने कही है कि हम इस लाइन को खारिज करते हैं। बंबई या महाराष्ट्र सबका शहर है, यहाँ बाहर का आदमी आकर के अपनी चला नहीं सकता है। अब महायुति के तीन ही तो अंग हैं, एक खुद बीजेपी है, दूसरे शिंदे हैं और तीसरे अजित पवार हैं, अजित दादा पवार। अब इन दोनों में दो लोग एक साथ मिल गए हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत सांसत में है कि वो क्या करे क्या न करे। तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और जो इनको गडकरी जी को सौंपा है, ये मान के कि ये मराठाओं को एकजुट कर लेंगे, लेकिन मराठाओं के नेता तो शरद पवार हैं, ये लोग तो है नहीं, न न फडणवीस हैं और न हमारे गडकरी जी हैं। तो इसलिए इस समय भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत परेशानी में है। और योगी जी जो भाषा बोल रहे हैं, मोदी जी ने अभी उस भाषा को नहीं दोहराया है। मोदी जी शायद कल से या परसों से कम 13 या 14 मीटिंग करेंगे महाराष्ट्र में, ऐसा सुनने में आया है। अब वहां वो क्या बोलते हैं ये देखने की बात है। लेकिन उनके दो लोग जिनको बुला करके अमित शाह ने यहाँ हाथ मिलवाया था दिल्ली में, अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों लोगों ने योगी जी की भाषा से अपने को अलग कर लिया और खुलेआम कहा है कि बाहरी प्रदेशों के लोग आकर के यहाँ जो बोलते हैं वो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। अब ये इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है और ये इतनी बड़ी मजाक मजाक की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के पास
मोदी जी के पास या अमित शाह के पास कि वो वहाँ क्या करते हैं, ये देखने की बात है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जितना ज़्यादा सपोर्ट किया है अजित दादा पवार का, उससे लग रहा है कि ये दोनों अगर एक साथ मिल गए, तो इनके एमएलए कम से कम फिर भारतीय जनता पार्टी का के पास एमएलए नहीं रहेंगे। और बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं, उनका उद्धव ठाकरे के साथ भी संपर्क है बहुत ज़्यादा। वो भारतीय जनता पार्टी से उद्धव ठाकरे के पास जा सकते हैं, एकनाथ शिंदे के पास से उद्धव ठाकरे के पास जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस चीज़ को एकनाथ शिंदे ने पहचान लिया है। और एक चीज़ आपको और बताऊँ, जो संजय राउत हैं, उन्होंने एक चीज़ कही जिसका कि एकनाथ शिंदे ने अभी तक खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे तो शिवसैनिक ही हैं, संजय राउत ने कहा। वो तो शिवसेना से ही निकल के गए हैं। वक़्त आने पर वो हमारे साथ आ जाएँगे। ये जो संजय राउत का कहना है, जिसका एकनाथ शिंदे जी ने अभी तक कोई खंडन नहीं किया है, और ऊपर से अजित दादा पवार के साथ मिलकर के उन्होंने योगी जी की बात से पूरी तरह अपने को अलग कर लिया है। तो ये महाराष्ट्र के चुनाव में एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध है। और व्यक्तिगत तौर पर भी संघ कितनी भी कोशिश कर ले, भारतीय जनता पार्टी है। संघ लोगों को लोगों को तैयार करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हर जगह संघ के लोगों की भी वही आदत हो गई जो बाकी जगह संघ के लोग हैं। अब वो लोग उस तरीके के स्वयंसेवक नहीं है कि लोगों के घरों में जाएं, खाना खाएं, एक गृहस्थ त्यागी का एक सादा जीवन बिताएं। अब वो संघ के स्वयंसेवक नहीं है। ये बड़ी अजीब चीज है। हर जगह वो सुविधा भोगी हैं। अगर उनको 5 स्टार में रहने की जगह नहीं मिलती, अगर उनको एसी कार नहीं मिलती है, अगर उनको खर्चे के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, तो संघ के स्वयंसेवक उस तरह से प्रचार नहीं करते हैं जैसे आज से 15 साल पहले किया करते थे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।